नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। आज देश में एक बड़ा सवाल चर्चा के केंद्र में है। क्या भारत में अवैध घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है? और क्या केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान और मई महीने में लिए गए 3 बड़े फैसलों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि सीमा पार घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बन चुकी है। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा और चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या सीमा से लगे राज्यों में आबादी का संतुलन वास्तव में बदला है? क्या अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा, संसाधनों और राजनीति को प्रभावित कर रही है? और सबसे अहम, क्या भारतीय मुसलमानों को इस पूरे मुद्दे से चिंतित होने की जरूरत है? आज विस्तृत से इस पे हम बात करेंगे, समझेंगे कि सरकार के 3 बड़े फैसले, डेमोग्राफिक बदलाव के दावे, सुप्रीम कोर्ट और रिपोर्ट्स के संदर्भ, विपक्ष के आरोप, विशेषज्ञों की राय और सरकार क्या कदम उठा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष हंडा हमारा जुड़ चुके हैं और उनसे हम ये बातों को समझेंगे। नेता हैं भाजपा से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर, जो डेमोग्राफिक चेंज की बात जो हालिया बयान में कही गई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये कितना ही ज्यादा खतरनाक है? और 12 साल बीत चुके हैं भाजपा सरकार के, यानी कि आपकी सरकार के, और अब जाके ये बात सामने पूरी तरीके से उजागर की जा रही है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं कहीं कुछ देर हो चुकी है इस चीज के लिए? ये पहले ही सुधारनी चाहिए थी। जी, साहिल जी, आपको चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं ना, यानी घुसपैठियों का मुद्दा, या कहा जाए कि जो एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है इस समय, जस्टिस न्योलकर पैनल जिसको हम कह रहे हैं, अमित शाह जी ने जिसकी कमेटी फॉर्मुलेशन होने का अनाउंसमेंट किया है, ये वही कमेटी है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसका बनाया जाना बड़ा जरूरी है। और ये अब उसी का कार्यान्वित होता हुआ रूप जो है वो अमित शाह प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है जो आपने उठाया कि विपक्ष को कोई बात चाहिए नहीं चाहिए, ये गलत है सही है, किसके विरुद्ध है किसके फेवर में है। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्त, ये मुद्दा ना तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ना मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा है, ना मुद्दा पक्ष और विपक्ष का मुद्दा है। ये मुद्दा तो राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रद्रोही का मुद्दा है। देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए मैं आपके दर्शकों को बड़ी आम भाषा में सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिएगा किसी भी किसान ने एक अच्छी फसल उपजाई, वो अच्छी फसल के आसपास जो जंगली घास उड़ जाती है जिसको खरपतवार वगैरह कहते हैं, अभी किसान क्या करता है, उसको उखाड़ फेंकता है। क्यों उखाड़ फेंकता है? क्योंकि वो जो जमीन में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस फसल को मिलने चाहिए, वो ये खरपतवार खाने का काम करती है। जी। और उसके न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिलके ये खरपतवार उसको इस्तेमाल करती है। आज की डेट में आपके घर में अगर कोई घुस जाए और आपके एक कमरे को अपना बताने लगे, आप क्या करेंगे? ठीक इसी तरीके से जो हमारे राष्ट्र के प्रथम सेवक हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी अगुवाई में जब ये मुद्दा उठा तो ये बहुत क्लियरली समझा गया कि भाई ठीक इसी तरीके से ये जो घुसपैठिए लोग आ रहे हैं, जिनके आने से हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसको रोका जाना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स। क्योंकि ये उन पैरासाइट्स की तरह है जिनको मोदी जी कई बार परजीवी भी कहते हैं, जो हमारे देश के संसाधनों पे हक जमाते हैं, उनके ऊपर कब्जा करते हैं, हमारे युवाओं की अपॉर्चुनिटीज छीनते हैं, हमारे हिस्से का राशन, पानी, नौकरी और व्यवसाय छीनते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इससे भी बड़ी बात कही जाए तो डेमोग्राफिक चेंजेस के चलते हुए इंडिया की सोवर्निटी, इंडिया की डेमोक्रेसी और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट के रूप में ये काम करते हैं। तो अगर इनको रोके जाने के लिए कोई कदम केंद्र सरकार उठा रही है तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य केंद्र है, कदम है, ना कि इस पे किसी को किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। जी साहिल जी। सर, एक चीज और समझनी चाहिए इसमें कि किस तरीके से चिन्हित किया जाएगा इन सब चीजों को, क्योंकि एक ये चुनौती रहेगी। क्योंकि
कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसको किस तरीके से अ, देखा जाएगा, समझा जाएगा। और डेमोग्राफिक चेंज की जहाँ बात आती है, तो बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं, तो उसके लिए किस तरह का रोड मैप जो है वो बनाने की जरूरत रहेगी। हालांकि एक कमेटी का गठन जरूर किया गया है, पर कमेटी भी जी अपना काम करेगी तो इसको काफी समय लगने की उम्मीद है। आपका सवाल एकदम जायज है। देखिएगा क्या होता है, मैं अक्सर अपने वक्तव्य में ये कहता हूं कि ऑपोजिशन क्या करती है, एक शंका का बीज बो देती है। यही शंका का बीज उन्होंने एनआरसी के टाइम पे बोया, यही सीएए के टाइम पे बोया, यही फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे बोया, यही वक्फ अमेंडमेंट लॉ के टाइम पे बोया। हर समय वो एक कम्युनिटी विशेष को इस तरह से शंका में डाल के खड़ा कर देते हैं, अब तुम्हारी जमीन छीन जाएगी, अब तुम्हारे राइट्स ले लिए जाएंगे, अब तुम्हें बेघर कर दिया जाएगा। तो पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूं कि मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, इट इज अबाउट नेशनलिज्म एंड एंटी नेशनलिज्म। राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोह के बीच की ये रेखा है। यानी जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति भारतीय है, उस भारतीय को, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि ये भारतीयों की नागरिकता ना छीनने वाला है, ना उसके ऊपर कोई आक्षेप लगाने वाला है, भले ही वो भारतीय मुस्लिम ही क्यों ना हो। हाँ, जो भी आदमी इलीगल इमिग्रेंट है, यानी जो भगोड़ा है, जो घुसपैठिया है, जो इलीगल तरीके से भारत के अंदर घुसा है, उसको भारत छोड़ के जाना होगा। बात खत्म। दूसरी बात, जो आपने मुद्दा उठाया, ये कैसे होगा, क्या होगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीजों में, जहां पे हम तो राष्ट्र के भले के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी, स्पेशली दोस्त फंडेड बाय सोरोस एंड काइंड्स लाइक दैट, देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले जो पार्टीज हमारे यहां पनपी हुई हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए यह बताना बड़ा जरूरी है कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। देखिएगा, पहले तो ये लोग क्या, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहां आते हैं, उसके बाद इनके नकली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, रिलीजन के ऊपर बेस्ड। और उसके बाद जो अदर रिलीजन है, जो कभी मेजोरिटी में हुआ करता था, उसको यहां से पलायन कराया जाता है। आप सबने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। और उसके बाद एक सेपरेट स्टेट की डिमांड रख दी जाती है। इस तरह से इंडियन इंटेग्रिटी और सवर्निटी को खतरे में डाल दिया जाता है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं तो आप समझिएगा, एक शब्द है जिसको कहते हैं डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ का मतलब है पिछले 10 साल में हुई ग्रोथ। उसका एक डाटा मैं आपके सामने छोटा सा दे रहा हूं। अगर आप असम और वेस्ट बंगाल, ये दो बहुचर्चित राज्य रहते हैं क्योंकि ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और यहां पे इलीगल इमिग्रेशन की, इन्फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो डिकेडल ग्रोथ जो असम में हुई है पिछले 10 साल में पॉपुलेशन की, वो हुई है 29%। 10 साल में देश की आबादी बढ़ी है 3 से 5% मैक्सिमम, और यहां कितनी बढ़ी है? 29%। और वेस्ट बंगाल में औसतन 40% बढ़ी है, और किन्हीं किन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में 70% तक बढ़ी है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। किसी भी पैमाने से आप किसी समझदार व्यक्ति से पूछें, यह मुमकिन ही नहीं है जब तक कि यहां पे इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन ना हुई हो। इसलिए इनको रोकने के लिए, कदम उठाने के लिए यह कमेटी का गठन किया गया है। अच्छा साहिल जी, आप खुद बताइएगा, अगर यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, ये कहते हैं कि हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, जो जी। मोदी जी ने ईडी फॉर्मूला दिया, उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो इसमें किसी विपक्षी पार्टी को कोई एतराज होना चाहिए क्या? अगर कहते हैं कि हम बॉर्डर फेंसिंग करेंगे जिससे कि दूसरे देश के कोई भी इस तरह के लोग, गलत लोग हमारे देश में घुस नहीं सकें, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, तो इसमें किसी को एतराज होना चाहिए क्या? अगर ये कमेटी उन सारे रीजंस की जांच करे कि क्या वजह रही, क्यों किस राज्य में कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई, और फिर उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो क्या इसमें किसी को एतराज होना चाहिए क्या? और वो भी तब जबकि एक डेफिनेट गाइडलाइन टाइम फ्रेम दे दिया गया हो कि 1 साल के अंदर आपको इसके ऊपर पूरा स्टडी करके, इसकी प्रॉब्लम को फाइंड करके, इसके सॉल्यूशन को सजेस्ट करते हुए हमें करेक्टिव मेजर्स देने हैं। तो मुझे लगता है ये केंद्र सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है, जिसको हर सच्चा भारतीय
और हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, वो ये उसकी नजर में एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। जी साहिल जी। अच्छा सर, जिस जैसे सीए की बात हुई, एनआरसी की बात हुई, यूसीसी की बात हो, तो ये सब चीजें जो थी एक देश हित के लिए सही थी कहीं ना कहीं। तो अब डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर भी एक कदम जो है वो उठाया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश कर रहा है। उस पे आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिएगा, बहुत सीधी सी बात है, जब आप अपने पर्सनल हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रख दें, यानी आपने जो एक समुदाय विशेष को आपने यहां पे पनपाया है और उसको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। जी। आज आप ये सोचिए ना कि राष्ट्र के हित में क्या है, आप अपने निजी हित को सर्वोपरि कर दें, तो फिर आप राष्ट्र हित के बारे में ना सोचते हुए अपने हित के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन ये भूल जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि आज का जो युवा है वो समझदार है, आज का जो भारतीय है वो टेक सेवी है, इसलिए वो सब चीजों को न्यूज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अदर मीडियाज के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और वो समझ पाता है कि कौन राष्ट्र हित की बात कर रहा है और कौन निज हित की बात कर रहा है। फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्रहित छोड़ के निजहित की बात करेंगे, उनका वही हश्र होगा जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस का, आपका, टीएमसी का आपके सामने अभी हुआ है, आगे भी उनका वही होगा। क्योंकि ये जब एक केंद्र सरकार मोदी जी के कहने के बाद और अमित शाह जी की संरक्षण में अगर कोई कमेटी का गठन कर रही है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपके दर्शकों को जानना पड़ेगा कि वो कमेटी एक हाई लेवल कमेटी है। वो कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें हांडा जी को इंक्लूड कर लिया मेंबर के रूप में, साहिल जी को इंक्लूड कर लीजिए। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप भी एक जी। सम्मानित नागरिक हैं। जी सर। लेकिन यहां पे कैसे लोगों को इंक्लूड किया, ये आपके दर्शकों को जानना चाहिए। इस कमेटी को हेड करेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम है प्रकाश प्रभाकर, और आगे है उनका न्योलकर, जिसके नाम से जस्टिस न्योलकर पैनल का नाम इसको दिया गया। अब ये जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिएगा कि ये एक्स लोकायुक्त रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, यानी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं एक ऐसे व्यक्ति जो जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर सेल के रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर में एमएचए में हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। इसके अलावा इसमें जो मेंबर्स बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं, एक है सेंसस कमिश्नर, दूसरे हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी यूपी के रहे हैं, तीसरे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो फॉर्मर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं, और तीसरे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहे हैं मेंबर ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। यानी इस तरह के अनुभवी लोगों को इस कमेटी के मेंबर और अध्यक्ष और सेक्रेटरी के रूप में लिया गया है, और दिशा निर्देश के अनुसार ये वो रिकमेंडेशंस देंगे जिनके ऊपर आगे चल के ये सारा कुछ किया जाएगा। और ये आज या कल में होने वाला नहीं है, अभी तो इनको सिर्फ स्टडी करने को, रिकमेंड करने को, सजेशंस देने को कहा गया है, और जिसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। लेकिन जायज सी बात है, जिन लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए इस तरह के इन लोगों को पनपने का एक मौका दिया है, वरना तो आप सोचिएगा कि जब चिकन नेक जैसी जगह जो हम सब जानते हैं, जी। जिसके ऊपर को काटने का भी बयान दिया गया था उमर खालिद एंड गैंग द्वारा, उसको ममता बनर्जी देती नहीं थी केंद्र सरकार को, कितनी बार मांगा गया था। असम में भी इसको नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही अभी यहां पे दोनों जगह हमारी सरकारें फिर से बनी हैं, 121 हेक्टेयर जमीन जो है सेंटर को ये चिकन नेक की ऑलरेडी सौंपी जा चुकी है। बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फेंसिंग का काम करने नहीं दिया जाता था। हमने अपने एजेंडा में कहा, अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी सरकार बनने के 45 दिन के अंदर हम वो जमीन सौंप देंगे, और आपको जान के खुशी होगी कि पहले 7 दिनों में ही ये जमीन सौंपने का काम बीएसएफ को हो गया है। अब आप सोच के देखिएगा हमारे लिए ये बातें कितनी प्राथमिकता की हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये देश की इंटेग्रिटी, सोवर्निटी और डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है, जिसको सभी को समर्थन करना चाहिए। जी। सर,
सीमा सुरक्षा में तकनीक कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, और सरकार के कदम सामाजिक तनाव को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? और जहां तक धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों की बात है, तो उसमें राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। देखिएगा साहिल जी, ये दो धारी तलवारें हैं। अभी एक चक्कू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। जी। आप चूल्हा भी जला सकते हैं, किसी का घर भी फूंक सकते हैं। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने पहले ही अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, ये ना तो रिलीजन के हिसाब से डिवाइड है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से डिवाइड है, ना कोई जाति जनगणना के हिसाब से डिवाइड है। ये सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि अगर आप, जैसे अभी क्या हुआ, अभी बंगाल में शुभेंदु जी आए, उन्होंने एकदम क्लियर इंडिकेशन दे दिया, असम में भी क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया कि भाई अगर आप घुसपैठिए हैं तो खुद ब खुद आप ये देश छोड़ के चले जाइए। तो आपने देखा क्या हुआ, ऑलरेडी बॉर्डर्स पे, बांग्लादेश की तरफ खुलने वाले बॉर्डर्स पे सैकड़ों की तादाद में भगोड़ों की लाइनें लगी हुई हैं, जो बिल्कुल। खुद ब खुद वहां पे डिटेंशन सेंटर में रुके हैं और वहां बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हमें यहां से निकलने दो। अभी हमने कोई चाबुक नहीं चलाया, हमने कोई किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या किसी तरह की सजा की बात नहीं करी। हमने सिर्फ उनको ये आईना दिखा दिया, उनको समझ में आ गया कि जितनी कालाकांडी आज तक चलती थी वो चल गई, वो दिन लद गए। अब अगर आप भारतीय हो तो आपको भारत में रहने का अधिकार है। बहुत सिंपल सी बात है साहिल जी। अगर आप जी। भारतीय नहीं हो, आपको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। इसमें जी। कोई डिबेट डिस्प्यूट है ही नहीं ना, बस बात खत्म। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आपने काफी अहम बातें रखी हैं सर। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ फर्क पड़ता है और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। धन्यवाद सर आपका हमारे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। तो कुल मिलाकर अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। केंद्र सरकार के हालिया फैसलों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा, नागरिकता और घुसपैठ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सवाल ये भी रहेगा कि क्या इन कदमों से वास्तव में समस्या का समाधान होगा या फिर देश में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू होगी। फिलहाल निगाहें सरकार की हाई लेवल कमेटी और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो आने वाले समय की दिशा तय करेंगी। द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।